हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जेई मेंस 2021 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज के अंदर आज हमने टॉपिक लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसका फिक्स है हर साल। तो देखो, सिंपल हार्मोनिक में जो सवाल आते हैं वो आते हैं एसएचएम की जो बेसिक जनरल इक्वेशन है वहाँ से एक सवाल आता है, या फिर आता है जो इसमें पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम है, वहाँ से एक सवाल आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने खुद से ऐड की है। तो एसएचएम के हमारे 2 लेक्चर होंगे, तो पहला लेक्चर आज ये है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो, और इन प्रॉब्लम्स में आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। देखो, पहला सवाल ये है कि एक पार्टिकल है जिसकी एसएचएम की इक्वेशन ये दे रखी है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 16 पाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल देखते ही सवाल में पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो देखो एसएचएम के जन ए इक्वल टू मैं जानता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ करता था। अगर आज मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन का। एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन का जब मैं कंपेयर करता हूँ तो इस वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो आप क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो, ओमेगा स्क्वायर को आप 16 पाई स्क्वायर के इक्वल कर दो। सवाल यहाँ से खत्म हो चुका है। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 4 पाई आ चुका है। टी इक्वल टू होता है इस दुनिया में 2 पाई अपॉन बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो तो आपके पास टी का वैल्यू आ जाएगा। तो एसएचएम की जनरल इक्वेशन अगर आपको ये पता है तो सवाल खत्म है। यहाँ पे मैंने ए को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि v इक्वल टू इस दुनिया में हुआ करता है dx बाई डी टी। अगेन इसका एक बार फिर से मैं करता हूँ dv बाई डी टी, डी स्क्वायर अपॉन ये हो गया, ठीक है, डी टी स्क्वायर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सेलरेशन बोलता हूँ। ठीक है, ए हो गया ये, तो मैंने सेम चीज यहाँ पे की है। एसएचएम की जनरल इक्वेशन में ये होता था ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था, माइनस साइन अपोजिट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता था। इसका मतलब ये होता था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है पार्टिकल का मीन पोजीशन से, तो जो फोर्स था लगने वाला वो मीन पोजीशन की ओर लगेगा। ध्यान रखना, अगर मीन पोजीशन की ओर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है तो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगता है। ओके, तो अगला सवाल देखना हमारे पास है सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो आपको करना ही है खुद को। तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा एसएचएम का, वो हमें सीखना है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो पहले। तो देखो, एसएचएम में जब भी आपके पास न्यूमेरिकल या ग्राफिकल प्रॉब्लम आ जाए, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई या फिर आपके पास ग्राफिकल प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इस दुनिया में आपको यू का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कब, न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रॉब्लम में। अगर आपके पास ट्रू और फॉल्स वाले सवाल आ रहे हैं तो आपको यू का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सवाल आपके पास आ जाए क्या एसएचएम में मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ट्रू या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ट्रू फॉल्स के सवालों में ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है, और न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रॉब्लम में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस सवाल की आज बात करते हैं हम। और एसएचएम में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि एसएचएम की जो टोटल एनर्जी थी वो क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। ठीक है, टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो हाफ के ए स्क्वायर के क्या हुआ करता था, एसएचएम का बल नियतांक, ए क्या हुआ करता था, एम्पलीट्यूड रहा करता था। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक कर्व दे रखा है आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में यहाँ पे कर्व दे रखा है, और x इक्वल टू ये दे रखा है 0.4, इसको मैं एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ। और यहाँ पे x इक्वल टू है माइनस 0.4, x बराबर 0 पे ये है। और इस पार्टिकल की यहाँ पे जो एनर्जी है वो दे रखा है 1 जूल, और इसका टाइम पीरियड ये दे रखा है n पाई अपॉन 5। आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा, आपको सवाल में बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा। मास दे रखा है इसका 2 kg, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो अगर आपने एसएचएम पढ़ा है तो सवाल खत्म है यहाँ से,
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ भी नहीं बचा है सवाल में। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ग्राफ में बनाता हूँ अगर पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। क्या हुआ करता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता था कुछ इस तरह से, ठीक है, ये होता था काइनेटिक एनर्जी का, और ये हुआ करता था पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऐसे में क्या होती थी, हाफ, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू क्या हुआ करता था सिस्टम में, ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था यहाँ पे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, वी क्या था, स्पीड, स्पीड को उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं इस दुनिया में, के लिख सकता हूँ, तो हाफ के यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हुआ करता है। ओके, इतना काम हो चुका है हमारा। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, यहाँ पे देख लो। तो ये जो जिस पॉइंट पे बराबर होती है वो होता है x बराबर माइनस ए बाय रूट टू और x बराबर प्लस ए बाय रूट टू। इन दोनों पॉइंट्स पे ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यही सवाल जेईई मेंस 2015 के अंदर पूछा गया था, केवल ग्राफिकल प्रॉब्लम थी। अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा था तो सवाल खत्म था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था सवाल में। ये दोनों बराबर क्यों, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दो। जैसे ही दोनों को बराबर करोगे, आप सोल्व करोगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है प्लस माइनस ए बाय रूट टू। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर कब होती है, प्लस माइनस ए बाय रूट टू पे होती है। ये वाला कर्व इसकी पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, और ये वाला कर्व इसकी काइनेटिक एनर्जी को। देखो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से। तो यहाँ पे x क्या था, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, तो यहाँ पे a पुट कर दो। a पुट करते ही काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, और टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर जो लाइन आएगी ये किसकी होगी, टोटल एनर्जी की होगी, और ये जो टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर हुआ करती है। यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना था, तो मैंने बता दिया, जेईई 2015 का सवाल था ये। तो अब देखते हैं सवाल ये, एसएचएम में टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी मेरे को दे रखा है 1 जूल, हाफ के का वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, और ए का वैल्यू है यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एम का वैल्यू 2 kg पुट करता हूँ, 2/2, 2 से 2 बजा दो, ओमेगा स्क्वायर रहता है मेरे पास 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ चुका है मेरे पास। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 1/0.4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1/रूट के अंदर ये 0.4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/0.4 उठा के यहाँ पे पुट कर दो। पुट करते ही n का वैल्यू, क्योंकि देखो ओमेगा का वैल्यू आ चुका है और t का वैल्यू क्या हुआ करता था, 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो और कंपेयर कर लो दोनों का, तो n का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। अगला सवाल है, जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है ये, और जेईई मेंस 2016 के अंदर ऐसा ही सवाल पूछा गया था सेम, केवल यहाँ पे डाटा चेंज किया है मैंने। सवाल में कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो ये इस पार्टिकल की एसएचएम है, कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 मीटर। t बराबर 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे था और एक्सट्रीम पोजीशन से इधर की तरफ अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है, ये टाइम पीरियड इसका दे रखा है 8 सेकेंड का, और इन्होंने पूछा है कि इनिशियल 1 सेकेंड में इस पार्टिकल के द्वारा जो ट्रेवल करेगी डिस्टेंस थी वो आपको बतानी है। इनिशियल 1 सेकेंड में इस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस मुझको बतानी है। तो कैसे करना है सवाल को, देखो एक सिंपल सा मेथड है इसका। एसएचएम में मैं जानता हूँ कि जनरल इक्वेशन होती थी एसएचएम की, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता था, ये मीन पोजीशन x बराबर 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। जनरल इक्वेशन होती थी x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। एसएचएम की ये क्या है,
जनरल इक्वेशन है। आगे आगे साइन फंक्शन के जो भी है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा उसका। ये क्या था, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी किसी समय टी पे उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करने के लिए। टीटा क्या था, इनिशियल फेज एंगल। ध्यान रखना टीटा क्या है, इनिशियल फेज एंगल है जो टी बराबर 0 पे उस पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। टीटा क्या है, इनिशियल फेज एंगल है जो टी बराबर 0 पे उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को बताता है। ओके, इतना काम हो गया। और इस टोटल को बोला जाता है क्या, फेज एंगल। ठीक है, ये इनिशियल फेज एंगल और इस टोटल को बोला जाता है फेज एंगल। अब मान लो कि पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है टी बराबर 0 पे। ठीक है, अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। टी बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे एक्स बराबर ए पे, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, एक्स बराबर है। ध्यान रखना ये क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स इक्वल टू मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए, एम्पलीट्यूड ए, साइन फंक्शन टी बराबर 0 की मैं आज बात करता हूँ तो ये टीटा। मान लो कि यहाँ पे हमें नहीं पता टीटा कितना है, आपको तरीका बता रहा हूँ, ए से ए बजा दो। साइन टीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब टीटा कितना है, π/2 है। यहाँ पे टीटा कितना होगा, यहाँ से π/2 होगा। ओके, टीटा कितना होगा, π/2। अब देखो पुट करो इसको, अगर मुझे किसी जनरल समय टी पे पता करनी है तो इक्वेशन में ये पुट करूंगा, टीटा इक्वल टू π/2। और साइन 90 प्लस टीटा क्या हुआ करता है, कोस टीटा हुआ करता है इस दुनिया में। तो ए कोस टीटा, टीटा का वैल्यू ओमेगा टी काम कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू हो गया ए कोस ओमेगा टी। यहाँ पे 3π/2 क्यों नहीं लिखा मैंने, 3π/2 जब यहाँ पे पुट करोगे ना तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब है कि ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, फिर समझ गया, वहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे π/2 पुट किया है। तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास ए कोस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है, ये ए कोस ओमेगा टी। ओके, तो इसकी जनरल इक्वेशन मुझे पता है कि क्या है, x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। अगर ये पार्टिकल t बराबर 0 से यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ओके, इनिशियल 1 सेकेंड में पूछ लिया, किसी समय t 1 सेकेंड में मुझे इसकी डिस्टेंस पता करनी है, और ये क्या था, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो t बराबर 1 सेकेंड में मैं इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ क्या होता है, तो x ए t बराबर 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/t। t का वैल्यू आज मेरे पास है यहाँ पे 8, a का वैल्यू मेरे पास है 10, और t बराबर 1 सेकेंड की बात करें यहाँ से π/4, तो ये आ गया मेरे पास cos π/4 कितना होता है, 1/√2, तो ये हो गया 10√2 x। x का था मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, और मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है 10/√2। मीन पोजीशन से मेरा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10/√2, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10। मुझे 1 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ गया होगा, 1 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ये वाली होगी। कुछ लोग यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है आंसर में, जो मिस्टेक्स होगी आपको वो यहाँ पे होगी। इसने डिस्टेंस पूछा है ना कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। ये तो इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था, वो ये है, पार्टिकल यहाँ पे आया तो, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। तो 10 में से 10√2 घटा दो तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। दो सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ पहले, बहुत सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अगर वैसे फंडामेंटल आपका क्लियर है, एसएचएम के जनरल इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन आपको क्या क्या एसएचएम में होता है, तो सिंपल सवाल है। u इक्वल टू दे रखा है आपके पास 2x² - 12x। सवाल में पूछा है क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है 2x² - 12x। तो सवाल आपके पास पूछा गया है कि ये पार्टिकल क्या एसएचएम करेगा। तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि F इक्वल टू होता है -∂u/∂x, सिंपल चीज है। डिफरेंशिएशन कर दो यहाँ पे इसका, तो कितना होगा, F रिजल्टेंट इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में मैं जब कर रहा हूँ तो x के अलावा सबको कांस्टेंट मानूंगा, तो यहाँ से कितना होगा 4x - 12। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो मेरे पास आता है कितना था, -4x + 12। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक सीखने लायक चीज यही थी, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। रिजल्टेंट फोर्स ये आ चुका है। अब देखो काम की चीज, एसएचएम में मुझे पता था कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स x⁻1 के सीधे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये ना तो √x के अंदर होना चाहिए ना स्क्वायर के अंदर होना चाहिए।
केवल x की पावर 1 होगी तो वो पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। ओके, पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। तो F रिजल्टेड x की पावर 1 के। और दूसरी कंडीशन क्या थी, लगने वाला रिजल्टेड फोर्स क्या होना चाहिए, मेन पोजीशन की ओर लगना चाहिए। लगने वाला रिजल्टेड फोर्स मेन पोजीशन की ओर लगना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर की तरफ किया है उसका मेन पोजीशन से, तो लगने वाला फोर्स मेन पोजीशन की ओर लगेगा। ये SHM की कंडीशन, अगर कोई पार्टिकल SHM करता है तो। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी में था। तो F रिजल्टेड इक्वल टू हो गया -4x प्लस 12। ओके, अब देखो SHM करेगा, इतना पता चल गया। मेन पोजीशन का कोऑर्डिनेट मैं जानता हूं कि मेन पोजीशन पे SHM पे रिजल्टेड फोर्स क्या हुआ करता है, 0। मेन पोजीशन पे SHM में रिजल्टेड फोर्स क्या होता है, 0 होता है। पुट कर दो, रिजल्टेड फोर्स को 0 कर दो, तो 4x इक्वल टू 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो ये हो गया मेरे पास मेन पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो चुका है। अगला सवाल है, यदि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो आपको मास कितना है इस पार्टिकल का, ये पूछा है। अगर ये जो पार्टिकल है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसका मास क्या होगा, सिंपल सवाल है। देखो k इक्वल टू इस दुनिया में हुआ करता है m ओमेगा स्क्वायर। मास पूछा है इन्होंने, ओमेगा देगा, मैं लिख सकता हूँ 2π/t लिख सकता हूँ ओमेगा को। टाइम पीरियड का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, 2 सेकंड उठा के पुट करो k। अब क्या कैसे पता करें, SHM में रिजल्टेड फोर्स इक्वल टू क्या हुआ करता था, -kx। x का जो कोफिशिएंट हुआ करता था वही k हुआ करता था, सही बात है। x का जो कोफिशिएंट हुआ करता था वही क्या हुआ करता था, k। x का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो यही क्या होगा, k। तो k को वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, m 2π/t का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा m का वैल्यू। तो सवाल खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा सकते हैं इसको यहाँ से। अगला सवाल है, मैं नीचे वाला सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जेई में भी पूछा गया सवाल है, और ये नीचे वाला सवाल तो जेई के अंदर आया हुआ है, तो कर लेते हैं इस सवाल को। कुछ भी नहीं है सवाल में, खत्म। SHM का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आपका सवाल खत्म है। ये सवाल देखो, आपके पास m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट है यहाँ पे k, और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में। नीचे यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। और m मास का एक ब्लॉक ये है, u वेलोसिटी से ये इधर की तरफ आ रहा है, और हालत कुछ इस तरह से है। सवाल यह है कि जब ये इससे टकराएगा तो टकराने के बाद ये ब्लॉक क्या करता है, इसे चिपक जाता है। जब ये इसे कॉलिजन करता है तो ये क्या करता है, इसे चिपक जाता है, ठीक है। अब जब ये चिपक जाता है तो पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है। दूसरा मुझे बताना है इसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा वो बताना है, और इसका एम्पलीट्यूड मुझे बताना है। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में तो सिंपल है, पहले इसके साथ क्या होगा वो चेक कर लो कि इसके साथ हो क्या रहा है, पहले ये तो पता चले डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले। देखो भाई ये इसको यहाँ से आया ये, ठीक है। अब इसको यहाँ से चिपका दो इससे जस्ट बिफोर कॉलिजन, और ये तो कॉलिजन से पहले वाली हालत है, कॉलिजन के जस्ट आफ्टर वाली हालत है। इसका वेलोसिटी अभी ये नेचुरल लेंथ में है, अभी भी स्प्रिंग, ठीक है। जस्ट बाद की मैं बात कर रहा हूँ, टक्कर के जस्ट बाद की। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये मास m है, इसका भी मास m है। दोनों ब्लॉक का मास क्या है, सेम है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v। सवाल में होगा क्या, देखो पहले तो ये चेक करते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वो पता कर लेता हूँ। दूसरी चीज ये कि SHM करेगा या नहीं करेगा ये भी चेक करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ये ब्लॉक यहाँ से चिपक गया है इसके, तो सिंपल चीज है यहाँ पे, जब ये टक्कर के जस्ट बाद यहाँ पे इसके पास क्या हुआ, चिपक गया, और ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी। तो मैं जानता हूँ कि स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करता है, SHM करता है। क्यों, देख लो यार, सिंपल चीज है, SHM करता है या नहीं करता वो देख लो। ये मान लो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी और m मास का एक ब्लॉक है। अभी नेचुरल लेंथ में इसके मेन पोजीशन है, इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मेन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, SHM सिमेट्रिकल मोशन करता है, ऐसे ऐसे, ये मेन पोजीशन है। तो अब क्या करो आप, इसको मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्प्लेस कर दो इधर, अगर SHM करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F स्प्रिंग फोर्स। मैं इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स लिखूंगा, F स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू kx स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में x इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ, तो -kx, S स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू -kx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेड फोर्स x की पावर 1 के सीधे समानुपाती है, ठीक है, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मेन पोजीशन ये है इसकी, और मेन पोजीशन की ओर ही लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ क्या, मेन पोजीशन की ओर फोर्स लग रहा है। तो मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा, ये वाला ब्लॉक SHM करेगा ऐसे ऐसे।
अब ये ब्लॉक इधर मेन पोजीशन जरा से एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये ब्लॉक पहले इधर की तरफ आएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर इधर की तरफ जाएगा, ऐसे 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 क्या करेगा ये SHM करेगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो ये थी क्या इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी भूल जाओ यहाँ तक, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की हालत देख लो। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, टक्कर के जस्ट बाद की मैं घटना देख रहा हूँ और टक्कर से पहले की घटना। तो क्या इस पूरे सिस्टम पे, यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो F रिजल्टेड फोर्स 0 है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो P होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, P फाइनल माइन इक्वल टू P इनिशियल, ठीक है। इधर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानते हुए P इनिशियल लिख रहा हूँ M इंटू यू, और इसका तो 0, ये तो रेस्ट में था। P फाइनल लिखूंगा यहाँ से मैं M इंटू 2M इंटू वी, टोटल मास 2M हो गया इंटू वी। तो V का वैल्यू आ चुका होगा मेरे पास आज U/2, ये वैल्यू आ गया V का वैल्यू U/2, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी इस ब्लॉक पे स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, जस्ट बाद टक्कर, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के जस्ट बाद भी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेड फोर्स क्या है, 0। और जहाँ रिजल्टेड फोर्स होता है वहीं पे क्या होती है, मेन पोजीशन होती है, और मेन पोजीशन पे ही वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, V इक्वल टू कितना आ गया, U/2। सवाल अब हमारे पास T स्प्रिंग, मतलब जो टाइम पीरियड है पूरे सिस्टम का, स्प्रिंग नहीं पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ करता था, उसके अंदर टाइम पीरियड क्या होता था, T इक्वल टू 2π के अंदर M/K, ये हुआ करता था। M क्या हुआ करता था, जो मास ऑक्सीलेशन कर रहा है वो वाला मास, तो M का वैल्यू कितना होगा, 2M। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंफर्म है, फिक्स है, T इक्वल टू कितना होता है, 2π के अंदर M/K। M का वैल्यू कितना होता था, यहाँ पे जो मास ऑक्सीलेशन कर रहा है वो है 2M, और K ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। टाइम पीरियड हो चुका है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ये तो सिंपल है। देखो Vmax इक्वल टू क्या हुआ करता था, A ओमेगा। टाइम पीरियड पता है मुझे, Vmax कितना है यहाँ पे, U/2। उठा के पुट करो, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ से मेरे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, तो सवाल आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्टिकल है, t बराबर 0 पे वो पार्टिकल है, और यहाँ पे x बराबर 0 है, इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। ओके, हेलो, इस सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो मैंने एक सवाल ले लिया इसका। एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, और t बराबर 0 पे है, x बराबर 0 है, और ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। और इस पार्टिकल का टाइम पीरियड दे रखा है t। पहला सवाल आपके पास ये है कि x बराबर 0 से लेके x बराबर A/2 तक इस पार्टिकल को कितना समय लगेगा, वो पूछा है इन्होंने, और इसका टाइम पीरियड दे रखा है t। तो एक सवाल मैं बताऊंगा, बाकी सवाल खुद को करना। इसका देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। SHM में देखो क्या होता है कि सिमेट्रिकल मोशन होता है। देखो मान लो कि ये मेरे पास है मेन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ तक आता है, फिर वापस इधर की तरफ आता है पार्टिकल, फिर वापस इधर की तरफ आता है ये, और पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसे आता है, ठीक है। मतलब पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है कि यहाँ जो जैसा मोशन इधर की तरफ होता है इस पार्टिकल के साथ, वैसा ही मोशन इधर की तरफ होता है। सिमेट्रिकल मोशन होता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे होती है। मान लो कि ये x डिस्टेंस पे है यहाँ से x, तो यहाँ पे x कंडीशन पे यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, स्पीड वही होगी यहाँ पे, और वेलोसिटी इसकी इस पार्टिकल की यहाँ पे इधर की तरफ, और वेलोसिटी इधर की तरफ। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड तो इसकी 4 बार रिवाइज हो रही है इस पार्टिकल की, और वेलोसिटी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 बार रिवाइज होती है। एक टाइम पीरियड के अंदर इसकी स्पीड 4 बार रिवाइज होती है और वेलोसिटी 2 बार। वेलोसिटी 2 बार क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो SHM में क्या हुआ करता है, सिमेट्रिकल मोशन हुआ करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है वो होता है t/4, t/4, t/4 और t/4। ये चीज पता है। ओके, सवाल देखते हैं x बराबर 0 से x बराबर A/2 तक। ये SHM अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट करा है t बराबर 0 पे, ये x बराबर 0 मेन पोजीशन, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t।
ये लिखूंगा मैं, इसकी इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं। एम्पलीट्यूड इसका ए, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है इसका a/2, जब ये 0 से a/2 के बीच में आ जाता है, ठीक है। साइन फंक्शन टाइम पे टी बाई 2π/t इंटू टी, मुझे ये टी पता करना है, ठीक है। ए से ये बता सकता हूँ ये कितना होना चाहिए कि ये 1/2 होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ ये π/6 होगा, तब जाके वो 1/2 होगा। तो यहाँ से 2π/t इंटू टी, पाई से पाई उड़ा दो तो टी का वैल्यू आएगा मेरे पास t/12 है सेकेंड, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना है, t/12 सेकेंड आ चुका है मेरे पास। अगला सवाल आपके पास कि a/2 से लेके a तक, अब मुझे ये वाला समय बताना है कि जब ये a तक आए, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का समय तो मुझे पता है t/4 हुआ करता है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे समय में से ये वाला समय घटा दूँ तो ये वाला समय आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, t/2 में से t/4 में से आपको घटाना है t/12, तो आपके पास ये वाला समय आ जाएगा। अगला सवाल खुद से करना है, ओके।